तो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे पार्ट 2 एंड पार्ट 2 के अंदर हम देखेंगे चैप्टर 2 विच इज रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के अंदर सेक्शन 3 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सो सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग। इट मीन्स it may be a civil suit or a criminal proceeding of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant। मतलब जो भी आपको रिलेवेंट फैक्ट्स बताए गए हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के चैप्टर 2 के अंदर, हम उनकी बात कर रहे हैं सेक्शन 3 में। एंड ऑफ नो अदर्स, मतलब इररिलेवेंट फैक्ट्स की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। सो सेक्शन 3 ये बोलता है हम एविडेंस दे सकते हैं किन दो चीज़ों का, या तो फैक्ट इन इशू का, मुद्दई तथ्य का, या फिर रिलेवेंट फैक्ट्स का, जो कि चैप्टर 2 के अंदर आपको सेक्शन दिए गए हैं रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के अंडर। इन दोनों चीज़ों की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के हम एविडेंस दे सकते हैं। एंड ऑफ नो अदर्स का मतलब है इररिलेवेंट फैक्ट्स का हम एविडेंस नहीं दे सकते। इसके साथ हम इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे। तो इलस्ट्रेशन इसकी बोलती है दैट ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी by beating him with a club with the intention of causing his death. And at A's trial, the following facts are in issue: that A is beating B with the club, A is causing B's death by such beating, and A has intention of causing B's death. So A का ट्रायल चल रहा है कि A ने B को जान से मार दिया है, डंडे से मार कर, और उसकी चाह भी यही थी, वो चाहता भी ये था कि वो डंडे से मार कर B की डेथ कॉज कर दे। अब A के ट्रायल में फैक्ट इन इशू क्या होंगे? तो इन्होंने एग्जाम्पल के लिए बताया हुआ है कि ए बी को डंडे से मार रहा है, क्लब से मार रहा है, ये फैक्ट इन इशू है। और वो जिस तरीके से मार रहा है उस तरीके से मारते मारते उसने बी की डेथ कॉज कर दी, उसको जान से मार दिया। और तीसरा फैक्ट इन इशू ये होगा कि ए जब बी को मार रहा था तब वो चाहता भी ये था कि वो बी को जान से मार दे, डंडे से मारते मारते। सो ये सारे आपके फैक्ट इन इशू बन जाएंगे ए के ट्रायल में। नाउ इसके साथ अब हम रीड करेंगे एक्सप्लेनेशन, जो बोलती है This section shall not enable any person to give evidence of a fact which he is disentitled to prove by any provisions of the law for the time being in force relating to the Code of Civil Procedure. It means Bharatiya Sakshi Adhiniyam does not override the provisions of the Civil Procedure Code for the purposes of Section 3. अब इसके साथ हम illustration B देखते हैं for better understanding, जो कि बात करता है that A suitor does not bring with him. Suitor वो होता है जो केस डाल रहा है, plaintiff, okay, और complainant. A suitor does not bring with him and have in readiness for the production at the first hearing of the case a bond on which he relies. This section does not enable him to produce the bond or prove its content at a subsequent stage of the proceeding otherwise than in accordance with the conditions prescribed by the Code of Civil Procedure 1908. It means सूटर जो केस ला रहा है अपने साथ पहली हियरिंग के लिए वो बॉन्ड नहीं लाता है जिसपे वो अपने केस को प्रूव करने के लिए रिलाई करता है। मतलब वो एक डॉक्यूमेंट पे रिलाई कर रहा है कि इस डॉक्यूमेंट से मैं अपने केस को प्रूव कर दूंगा, और वो उस डॉक्यूमेंट को फर्स्ट हियरिंग पे लाता ही नहीं है। तो ये सेक्शन उसे ये परमिशन नहीं देता कि वो बॉन्ड को सब्सिक्वेंट स्टेज पे केस में दिखाए या उसके कंटेंट्स को प्रूव कर सके, अगर वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। तो अगर सीपीसी उसको ये अलाउ कर रहा है कि वो उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को किसी सब्सिक्वेंट स्टेज पे प्रूव कर सकता है, तभी वो ऐसा कर सकता है। अगर सीपीसी बाहर कर रहा है तो वो उस डॉक्यूमेंट को लेटर स्टेज पे नहीं ला सकता। सो बेसिकली ये सेक्शन कह रहा है कि अगर कोई पर्सन अपने केस में बॉन्ड या कोई डॉक्यूमेंट दिखाने का सोचता है तो उसे वो बॉन्ड पहले ही कोर्ट में दिखाना जरूरी था। अगर उसने ये नहीं किया तो उसके पास दूसरे स्टेज पे उसे प्रेजेंट करने का राइट नहीं होगा जब तक वो सीपीसी के रूल्स के हिसाब से ना हो। इसके साथ हम एक सिचुएशन देखते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। दैट ए बी को सू करता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिविल कोड के अंदर। तो द कॉन्ट्रैक्ट, जो उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिससे ये प्रूव होगा कि ए और बी के बीच में कोई एग्रीमेंट था ना। चलते हैं हम सिविल प्रोसीजर कोड में। सिविल प्रोसीजर कोड क्या कहता है इस बारे में? सिविल प्रोसीजर कोड के रूल्स के अकॉर्डिंग ए को अपने केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ट्रायल के पहले डिस्क्लोज करना है ऑर्डर 11 के अंडर। यानी ए को अपने डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट के सामने उस टाइम पे दिखाना है जब डिस्कवरी प्रोसेस चल रहा है। अगर ए ने अपना कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम पे डिस्क्लोज नहीं किया तो सीपीसी के अकॉर्डिंग कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये सीपीसी का प्रोविजन था। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम देखते हैं इस बारे में क्या कहता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 3 कहता है कि सिर्फ रिलेवेंट फैक्ट्स को एविडेंस के रूप में प्रेजेंट किया जा सकता है। यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट रिलेवेंट है तो वो एविडेंस बन सकता है, लेकिन सेक्शन 3 ये नहीं कह रहा कि ए सीपीसी के रूल्स को बाईपास करके कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में दिखाने का हक रखता है। मतलब अगर ए ने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्क्लोज नहीं किया था जब वो सीपीसी के प्रोसीजर के अंडर जरूरी था ऑर्डर 11 एंड बिफोर द ट्रायल,
during the discoveries, then A is disentitled. A disentitled है अपने केस में वो कॉन्ट्रैक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए एट अ लेटर स्टेज और सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ अ सूट और अ proceeding. So that's all for this section.